बात करें तो घर में हम बजट किसे कहते हैं कि यानी कि जो हमारे पास पैसा आया है ना, उस पैसे का हम क्या करेंगे, या तो हम क्या कहते हैं उसे खर्च करेंगे कुछ कपड़े उपड़े लेने पर, बाकी सारी चीजों पर, वो सारी चीजों पर खर्च करेंगे, या फिर क्या करेंगे हम एक महीना पहले जब हमारी क्या कहते हैं सैलरी हमें पता चल गई है कि एक महीने के अंदर क्या कहते हैं हमारी सैलरी इतनी आएगी, एक प्रोडिक्शन हमें लगा लिया कि 70,000 रुपये हमारी सैलरी फिक्स है, तो 70,000 रुपये आने हैं, तो इस 70,000 रुपये का हमें कहाँ कहाँ पे यूज कैसे कैसे करना है। तो बेसिकली यही क्या होता है बजट में, यानी कि कौन से खर्च होंगे हमें, फिर उसके बाद हमारी सेविंग्स क्या होंगी, ठीक है, हेल्थ पे कितना खर्च करना है हमें, मतलब हर एक चीज पे कितना कितना पैसा किस किस जगह पर खर्च करना है। बेसिकली यही किस में देखा जाता है बजट में। तो जो घर का बजट है वो उसका क्या है, एक मिनी रूप है, मतलब छोटा सा रूप है, उसे भी आप बजट ही कहते हो, है ना, और यहाँ पे भी इसे बजट ही कहते हो। बट ये क्या कहते हैं संविधान के अंदर जो इसका मतलब नाम है वो क्या आता है, बजट के नाम से नहीं है। संविधान के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है क्या, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके ये लिखा हुआ है, यानी कि वार्षिक वित्तीय, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये कहा गया है किसके अंदर, संविधान के अंदर। अब संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए जो क्या आता है बजट है आपका, ये क्या कहते हैं अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो है आपका ये क्या कहता है आर्टिकल 112 के अंदर इसका क्या कहता है विवरण देखने को हमें मिलता है। और इसी तरह अगर हम बात करें राज्य की, तो देखिए राज्य के अंदर ये अनुच्छेद 202 यानी कि आर्टिकल 202 के तहत ये आपको दिखाई देता है। तो देखिए हमने क्या समझा कि आखिर बजट है क्या। तो बजट हमने बताया कि क्या है आपका, क्या है हमारा प्रिडिक्शन है कि अभी जो हमारे पास पैसा आने वाला है, ठीक है, हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास क्या है इतना पैसा है, ठीक है, इतना पैसा आएगा और इस पैसे को हम यहाँ यहाँ इन इन जगहों पे खर्च करेंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा हम वो भी बताते हैं। तो यही जो हम बता रहे हैं सारी चीजें ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं, बजट के अंदर पढ़ते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि देखो जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो किस पे चलती है, पैसे पे है, ठीक है। तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, मतलब पैसे के ऊपर। पैसे का विवरण कहाँ है आपका, सब कुछ बजट के अंदर है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं आपसे, दो चीजें होती हैं, एक तो आता है आपका धन विधेयक, है ना, और एक होता है आपका क्या, वित्त विधेयक, ठीक, एक होता है आपका वित्त विधेयक। अब ये सब चीजें इससे पहले ही क्लियर करने के पीछे कारण ये है कि ये देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब कि बेसिकली कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं वही पता होना चाहिए पॉलिटी में। तो देखो धन विधेयक जो है वो आपका आर्टिकल 110 के तहत पेश होता है और वित्त विधेयक जो है वो आपका आर्टिकल 117 के तहत पेश होता है, ठीक है ना। इतनी बात आपने समझी। तो देखिए धन विधेयक क्या होता है कि जहां पे क्या होता है पैसों की बात हो, है ना, और वित्त विधेयक भी क्या होता है जहां पे पैसों की बात हो। तो दोनों अगर क्या होता है जहां पैसों की बात हो रही है तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन सा धन विधेयक है और वित्त विधेयक है। तो देखिए इसका जो निर्णय है वो कौन लेता है, वो लेते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो विधेयक है वो आपका धन विधेयक है और कौन सा विधेयक कौन सा आपका वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेते हैं, तो स्पीकर करते हैं। इस वक्त स्पीकर कौन है लोकसभा के, तो वो हमारे ओम बिरला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर क्या आते हैं, अगर इसका निर्णय लेना होगा राज्य के अंदर अगर धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा आपका, तो विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष हैं वो लेंगे। ठीक, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो देखो इस बार का जो बजट है हमारा, ठीक है ना उसका आकार कितना है, मतलब कितना पैसा, मतलब इस बार सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि इतना कलेक्शन होगा हमारे पास और इतना पैसा आएगा। तो इस बार जो सरकार का अनुमान है वो कितना है, 1,11,703.21 करोड़ रुपए का क्या है बजट का आकार रहने वाला है। तो वृद्धि देखी गई है, मतलब कितना वृद्धि, मतलब पिछली बार की तुलना में कितना सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि इतनी वृद्धि दिखेगी हमें। तो 2025-26 के कंपैरिजन में 2026-27 के अंदर, ठीक है, तो 2026-27 के अंदर हमें 10.41% की वृद्धि देखने को मिल रही है, समझे आप। तो देखिए इसके दृष्टिकोण की बात करें या नजरिए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपका नया परिवेश है और एक सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य की ओर कदम उठाने की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड छोटा राज्य है और इसे क्या है विशेष राज्य का दर्जा है। तो विशेष राज्य के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। तो देखिए विशेष राज्य होते क्या आखिरकार, तो ये भी समझते हैं। देखो विशेष राज्य बेसिकली आपका है क्या। तो विशेष राज्य को अगर हमें समझना है तो ये जानना होगा कि देखो विशेष राज्य का फायदा क्या मिलता है हमें। तो विशेष राज्य होने का मतलब यह है कि जो 90% हमारे पास पैसा आता है वो कैसे आता है, वो पैसा आता है हमें किसमें, सहायता के रूप में। किसमें आता है, सहायता के रूप में आता है। और जो हमारे पास 10% जो पैसा आता है केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है, वो कैसे आता है आपका, ये आता है हमारे पास ऋण के रूप में। ऋण मतलब क्या हुआ, लोन के रूप में। तो ये कैसे मिलता है हमें, लोन के। तो लोन के लिए क्या था, लोन वापस करना होता है, लेकिन जो हेल्प की गई है उसे वापस नहीं करना होता। तो उत्तराखंड को ये फायदा मिलता है विशेष राज्य का दर्जा होने की वजह से। तो अगर इस उत्तराखंड को विशेष राज्य के दर्जे में 90 और 10 का रेशियो है, तो सवाल ये भी उठता है कि बाकी स्टेट में कितना रेशियो है। तो बाकी स्टेट में है ये 70% और क्या कहते हैं 30% का रेशियो, यानी 30% उन्हें कैसा मिलता है, लोन के रूप में पैसा मिलता है, और 70% उन्हें कैसा पैसा मिलता है, वो मिलता है उन्हें किस तरीके का, आपका सहायता के रूप में मिलता है, जो बाकी स्टेट्स है। तो ये आपको समझना है, बाकी स्टेट में होता है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या आता है आपका 11 स्टेट्स को है इस वक्त। अब बात करते हैं कि ढांचे की बात करते हैं कि कहाँ से प्राप्तियां, मतलब कितनी प्राप्तियां रहने वाली हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो इसकी आगे बात करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुल प्राप्तियां कितनी है, तो 1,10,143.12 करोड़ की कुल प्राप्तियां हैं।
राजस्व प्राप्तियों की बात करें और अगर हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियां क्या होती क्या है? तो देखो राजस्व प्राप्तियां हमारी क्या होती है, जहां पे हम क्या कहते हैं, बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की। तो जो स्टेट ने जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, वो सारा का सारा कलेक्शन जो भी क्या आते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए, उसके थ्रू जो कलेक्शन हुआ, ये सारे जो कलेक्शन हैं ये हमारे ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके राजस्व प्राप्तियों के अंदर आते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? तो देखो राजस्व प्राप्ति कितनी है हमारी, तो 67,525.77 करोड़ रुपए क्या है आपकी राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति की अगर हम बात करें तो ये 42,617.35 करोड़ रुपए। तो पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या है? तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है कि जैसे आपकी कोई क्या आता है, प्रॉपर्टी थी। अब इस प्रॉपर्टी को आपने क्या काम किया, सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद आपके पास पैसा आएगा। तो जो पैसा आपके पास आएगा वो बड़ा अमाउंट होगा, और वो बड़ा अमाउंट जो आएगा आपके पास वो क्या है, आपका पूंजीगत प्राप्तियां। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों के साथ दिक्कत ये रहती है कि ये एक बार आपने बेच दी तो फिर इसके बाद आगे इससे आपको कोई रेवेन्यू या कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप टैक्स कलेक्शन तो हर साल कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें ये दिक्कत रहती है कि आपके पास मतलब कि एसेट्स की कमी हो जाती है आगे आने वाले टाइम पे। धीरे करके तो आप पूरा देश ही बेच दोगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझना होगा कि पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां क्या क्या है। अब अगर हम बात करें देखिए कुल व्यय की, यानी खर्चों की, तो राजस्व व्यय क्या होता है? जैसे हमने समझा राजस्व प्राप्तियों को समझा, उसी तरह हम बात करें राजस्व व्यय की। तो राजस्व व्यय क्या होता है कि जो गवर्नमेंट क्या कहते हैं आपका सब्सिडी देती है, क्या करती है, या तो सब्सिडी दे रही है, ठीक है, या फिर क्या काम कर रही है कि आपको रिजर्वेशन देगी, किसी चीज में छूट देगी, तो ठीक है, तो वो आपके लिए फायदा देंगे, कोई स्कीम लेके आएगी। तो स्कीम में जो खर्चा हो रहा है, पॉलिसीज बनाने में जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, आपके लिए जो फ्री राशन की सुविधाएं लाई जा रही है, ठीक है, नंदा गौरा योजना, ठीक है, जो भी आपके लिए जो भी चीजें लाई जा रही है, इन पे जो खर्चा होता है वो क्या है, आपका राजस्व व्यय है। इससे सरकार को कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय क्या है आपका? पूंजीगत व्यय यह है कि क्या है, जो सरकार खर्चा करती है किसी रोड को बनाने में, है ना, रोड बनाने में खर्चा किया, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में खर्चा किया, हॉस्पिटल्स बनाने में खर्चा किया, तो इससे क्या होगा, इससे सरकार को अल्टीमेटली आगे चलकर फायदा ही होगा। सपोज करो हॉस्पिटल से क्या होगा, अगर अच्छी हेल्थ रहेगी तो वहां के लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, रेंट ले सकती है सरकार, रोड बनाएंगे तो टैक्स लेती है सरकार, आपको पता ही है, हर चीज से फायदा होता है। तो पूंजीगत व्यय से क्या होता है, यहाँ पर फायदा होता है, बट राजस्व व्यय से सरकार को घाटा ही होता है। तो देखिए राजस्व व्यय कितना करने वाली है सरकार, तो 64,989.44 करोड़ का राजस्व व्यय करने वाली है। और पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो 46,713.77 करोड़ रुपए का क्या है आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें अगर हम बात करें कि क्या आता है पूंजीगत परिव्यय, ठीक है ना, यानी कि सरचार्ज, जो उसमें एक्स्ट्रा और जुड़ के क्या आता है खर्चा होने वाला है, ठीक है ना, तो वो है आपका 18,152.73 करोड़, ये भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था की, तो देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं कितनी पहुंच गई है। तो अभी तक तो हमने क्या बात की थी कि इस बार के बजट का आकार, यानी कि इस बार क्या कहते हैं बजट कितना रहने वाला। अब हम बात करें अर्थव्यवस्था की, यानी कि टोटल जीडीपी सरकार की कितनी देखी गई है। तो देखो जो इस बार क्या कहते हैं राज्य की जीडीपी है वो कितनी हो गई है आपकी, 3 क्या कहते हैं 3,81,800 क्या कहते हैं आपका नवासी, सॉरी कि 3.8 लाख करोड़। ठीक है, तो 3,81,889 करोड़ रुपए इस बार क्या आते हैं आपकी जीडीपी रहने वाली है ना, तो ये आपका बताया गया है। तो देखिए अब इसमें क्या आता है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ये तो क्या है आपका जीडीपी का आकार है कि इतनी जीडीपी का मतलब आकार पहुंच चुका है, 3 लाख क्या कहते हैं करोड़ के आसपास पहुंच चुका है जीडीपी का आकार उत्तराखंड राज्य का। ठीक, तो देखोगे यहाँ पे ट्रेंड देखिए, 2011-12 में ये करीबन क्या आते हैं आपका 1 लाख से ऊपर, थोड़ा 1,20,000 के आसपास था। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये 1.5 लाख के आसपास, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2024-25 में क्या था, 3,47,000 करोड़, और अब क्या आते हैं ये 3,81,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है ना, ये डेटा। तो ये अच्छी बात है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार क्या आते हैं बढ़ रही है, यानी कि जीडीपी क्या है राज्य की लगातार आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, 3 सेक्टर्स का योगदान होता है, आपको पता ही है कि कौन कौन से 3 सेक्टर्स होते हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र होता है आपका, द्वितीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक, तो देखो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कितना है राज्य के अंदर, इस बार जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट ये सवाल, तो 9.59%, 9.59% क्या है इस बार का, क्या आते हैं आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि जहां पे क्या आते हैं निर्माण का कार्य हो, जहां पे उत्पादन का कार्य हो। ठीक है, तो जहां पे ये क्या आते हैं इन सभी चीजों का कार्य होगा आपका, यानी कि जहां पे रॉ मटेरियल्स क्या आते हैं आपके, क्या आते हैं बनेंगे, या ये बेसिकली बनेंगे, मतलब कि क्या जहाँ उत्पादन होगा उनका। तो बेसिकली आपको किसी ध्यान रखना, प्रोडक्शन से याद रखना कि जहां भी किसी चीज का मतलब प्रोड्यूस किया जाए, यानी उसका उत्पादन हो, यानी कि आप कहते हैं पेड़ लगा रहे हो, फसलें लगा रहे हो, ठीक है, मुर्गी पालन कर रहे हो, अंडे का उत्पादन कर रहे हो, बेसिकली मछली उत्पादन कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे क्या है किसी चीज का उत्पादन हो, तो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। तो उससे जो क्या आता है फायदा होता है सरकार को, वो कितना परसेंट है इस बार, 9.59% का है। इसके बाद अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण क्षेत्र, यानी फैक्ट्रीज वगैरह। तो देखो जो क्या आता है यहाँ तो जो प्राथमिक क्षेत्र से सामान आया,
अब वो जाके प्रोसेस होगा कहीं ना कहीं। तो प्रोसेस कहाँ होता है? वो होता है आपका फैक्ट्रीज के अंदर, यानी कुछ ना कुछ उससे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, सपोज करो मैं आलू लेके आया, तो आलू फैक्ट्री में जाके ही तो चिप्स बनेगा, है ना? तो चिप्स जो वो बन रहा है, तो वो उस फैक्ट्री से कितना फायदा हो रहा है सरकार को? 39.95%। यानी कि इस बार द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है जीडीपी के अंदर? तो 39.95% का योगदान है। और अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र, ये सबसे अधिक है, यानी कि कितना है आपका? 50.46% योगदान है किसका? आपका तृतीय टर्सरी। यानी टर्सरी यानी कि वो जो चिप्स बना है वो आपका दुकान पे जाके ही बिकेगा। ठीक है, तो जो बेचने वाला है वो किस में आता है? टर्सरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत टीचिंग जॉब्स जितनी भी आ रही है, जहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो? ना तो उत्पादन का काम कर रहे हो, ना उस चीज को बना रहे हो, आप सिर्फ बेचने का काम करते हो। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं? उसका योगदान कितना है? 50.46%। जितने भी आपकी कहते हैं डेस्क जॉब्स होती हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो, तो देखिए ये क्या है आपका? ये बताया गया आपका क्या था? राजकोषीय घाटा के बारे में। ठीक है ना? तो ये क्या बताया गया आपका? राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो इसकी सीमा कितनी है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है कि 3% तक अगर आपका है या उससे कम है, तो यानी कि राज्य की जो जीडीपी वो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं जो लोक ऋण है आपका, वो अगर 32.50% के तक है, तो क्या वो सही है? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया आपका कि जो राजस्व क्या आता है? आधिक्य, आधिक्य है, यानी कि आपका कहते हैं जो उसका सरचार्ज है वो कितना है आपका? 2536.33 करोड़ है, जो कि कहते हैं बताता है ये कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या है इस वक्त इसने घाटे का बजट पेश नहीं किया है, सरप्लस में है बजट, मतलब अधिक है। ठीक है, इस बार घाटा कम हुआ, मतलब अधिक ज्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब सरकार ने इनकम ज्यादा की है, तो ये बताया गया है। तो देखिए इसमें अगर हम समझे इस चीज को, तो देखो प्रति व्यक्ति आय को पहले समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो हमने बताया था क्या? राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या बताया था? राजकीय आय होती है, जो मैंने आपको अर्थ, इससे पहले क्या आते हैं आपकी इकोनॉमिक सर्वाइवल वीडियो बताई, उसमें भी मैंने बताया, और इसमें क्या आते हैं जो ऑनलाइन वालों के मैंने बजट की वीडियो डाली उसमें भी समझा रखा है कि कैसे कैसे मतलब 3 विधियों से निकाला जाता है। तो अभी यहाँ हम बात करेंगे कि अगर आप क्या आते हैं राज्य की आय को क्या उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। तो अगर हम बात करें कंपेयर करके कि भारत और क्या आते हैं उत्तराखंड की दोनों की, ठीक, तो देखिए उत्तराखंड की जो क्या आते हैं प्रति व्यक्ति आय थी वो 2011-12 में 1,03,14 रुपए थी। ठीक है, और भारत की थी 63,462 रुपए। और ये अब 2000 क्या था 25-26 में बढ़कर उत्तराखंड की हो चुकी 2,73,921 रुपए, और क्या था भारत की हो चुकी 2,19,575 रुपए हो चुकी है इस वक्त। क्या आपकी कहते हैं प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ कि यानी कि हर एक व्यक्ति को कितना पैसा मतलब मिल रहा है। बेसिकली हो सकता है गैप ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या जाता है? एवरेज निकाला जाता है। एवरेज आप समझ रहे हो ना, कि मतलब जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति क्या आता है 50 रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति 10 रुपए कमाता है। तो अगर मैं कहूं कि क्या आते प्रति व्यक्ति कितना रुपया आया, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 60, और मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो क्या होगा? मतलब टोटल पॉपुलेशन से, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितने? 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों से डिवाइड करूंगा, इससे जोड़ने के बाद तो कितना आएगा? 30। तो मैं कहूंगा कि 30 एक व्यक्ति कमा रहा है और 30 एक, मतलब रियलिटी इससे डिफरेंट है ना, कि ये व्यक्ति तो सिर्फ 10 ही कमा रहा था, है ना? मगर आप दिखा कितना रहे हो? 30 दिखा रहे हो। तो कहीं ये मत सोचना आपकी 2,73,000 तो हमारी तो नहीं है, तो ये किसकी है? तो ये बेसिकली एवरेज निकाला जाता है, क्योंकि कोई करोड़ों में कमा रहा होगा, आप हो सकता है हजारों में कमा रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है? ये एवरेज जब निकलता है तब ये बताया जाता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसके बाद बात करते हैं पैसा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये सब बातें करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा? रुपया आता कहाँ से? तो देखिए स्वयं के कर राजस्व से, यानी कि जो गवर्नमेंट खुद से कलेक्शन कर रही है, उत्तराखंड सरकार जो खुद से कलेक्शन कर रही है, उससे कितना रुपया आता है? 28.85% पैसा वहां से आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हाईएस्ट है आपका लोक कहते हैं ऋण, यानी कि जो आप लोन लेते हो उससे सबसे ज्यादा पैसा आता है, 24.04% करोड़। ठीक है, तो इसका केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में आता है 20.59% करोड़। ठीक, करोड़ में कह रहा हूँ, मतलब परसेंट में, ठीक है, प्रतिशत, मतलब इतना पैसा, मतलब आप समझ के चलिए कि अगर 1 रुपए यहाँ पे दिखाया भी 1 रुपए के उसमें ही जाता है। ठीक है, तो ये राज्य के खजानों को आप 1 रुपए के सिंबल से समझते हो कि अगर 1 रुपया है तो 1 रुपए में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा जो पैसे आने का, तो सबसे ज्यादा कितना है? 28.85% है, जो कहाँ से आ रहा है आपका? जो क्या कहते हैं कलेक्शन हो रहा है टैक्सेस के थ्रू। फिर उसके बाद कहाँ से आ रहा है? लोन से आ रहा है। उसके बाद कहाँ से आ रहा है आपका? जो केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में मिल रहा है, जो इससे पहले मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, फिर केंद्र में करों का राजस्व, यानी कि जो क्या आता है टैक्स का कलेक्शन सेंटर के पास हुआ है, और सेंटर के पास जो उत्तराखंड का जो मतलब कि वो है क्या आता है परसेंटेज जो उत्तराखंड को मिलता है, वो उससे क्या आता है? फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा आता है 19.39%। इसके बाद बात करें अगर पैसा जा कहाँ रहा है, तो देखिए पैसा कहाँ जाता है? तो सबसे पहले है आपका क्या था? वेतन भत्ते और मजदूरी। ठीक है, ये जो मतलब गवर्नमेंट मतलब खर्चा करती है सबसे ज्यादा वेतन देने में, जो अलाउंसेस है उन्हें देने में, और जो भी कहते हैं मजदूरी वगैरह है उस सभी को देने में 25.45% करती है खर्चा। फिर उसके बाद क्या आते हैं? दूसरे नंबर पर खर्चा करती है बृहत और लघु निर्माण कार्य में, यानी कि 12.49% खर्चा यहाँ पर सरकार करती है। और अगर हम बात करें फिर उसके बाद जो फाइनल सर्वे में क्या है? 12.49% खर्चा वहाँ हो रहा है। उसके बाद हो रहा है खर्चा पेंशन में। पेंशन में कितना हो रहा है? 12.45% वहां पे हो रहा है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो अब हम क्या था कंपैरिजन करते हैं कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां इन सभी में क्या आते हैं, क्या ट्रेंड देखने को मिला हमें। ठीक है, क्या ट्रेजेक्टरी रही है।
तो देखो राजस्व प्राप्तियां मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो देखो आपका क्या था 25-26 के बजट से और 26-27 को हम क्या था कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने में देखिए यहाँ पे क्या है बढ़ा है, तो दिखाया गया है बढ़ा है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां देखिए लगातार यहाँ पे क्या आते हैं आपकी बढ़ी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि क्या आते हैं क्या आता है आपका राजस्व प्राप्तियां क्या होती है बेसिकली, यानी कि टैक्स कलेक्शन हुआ। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, यानी कि आप क्या काम कर रहे हो, अपने कोई एसेट्स को बेच रहे हो। तो ये क्या है, ये खराब माना जाएगा अगर ये बढ़ रहा है तो। ठीक है, ये अच्छा माना जाएगा अगर ये बढ़ रहा है तो। इसी तरह राजस्व व्यय की बात करें तो देखो जो खर्चा है आपका क्या आता है वो बढ़ा है। इसमें भी क्या था पेंशन ज्यादा दे रही है सरकार, यानी वेतन उतना अच्छा दे रही है। तो ये थोड़ा बढ़ेगा तो क्या है कि मतलब कि लोगों को फायदा होगा अल्टीमेटली, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जो सैलरीज वगैरह उनकी बढ़ जाएगी, है ना। और पूंजीगत व्यय की बात करें तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के आते हैं, इसे बनाने में जो सरकार खर्चा करेगी, तो यानी कि यहाँ भी ये बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो जो हमारा राजकोषीय घाटा है, तो पिछली बार कितना था 12,604.92 करोड़ का था। इस बार क्या कहते हैं वो थोड़ा सा घटा है, हल्का फुल्का घटा है, 12,589.7 करोड़ रुपए। ठीक है, 770 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये क्या है इस बार घटा है, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, इस बार जो हमें क्या कहते हैं नई चीज देखने को मिली है बजट के अंदर हर बार के कंपैरिजन में। तो देखिए सबसे पहले हमने इससे पहले वाले बजट में भी देखा था कि क्या कहते हैं ज्ञान मॉडल को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि गरीब युवा, ठीक है, अन्नदाता और नारी शक्ति से इंडिकेट किया गया था कि इनके लिए बजट है। तो जो इस बार का बजट है उसे केदार से इंडिकेट किया गया है। कहा गया है कि के फॉर क्या है कौशल विकास होना चाहिए, ए फॉर क्या है इकोलॉजिकल संवर्धन होना चाहिए, डी फॉर क्या है धरोहर का संरक्षण होना चाहिए, जो भी हमारे धरोहर है यानी कि जो मंदिर मोहल्ले सब कुछ है ना उनका संरक्षण करो। और ए फॉर क्या है आपका अवसंरचना का निर्माण करना है, नए नए हमें क्या कहते हैं वो बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं। और आर फॉर क्या है हमारा रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि जो माइग्रेशन हो रहा है, जो घोस्ट विलेजेस की संख्या बढ़ रही है, उसको हमें क्या करना है कम करना है बेसिकली। तो सरकार ने इस बार केदार मॉडल को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या आते हैं एक मानस मॉडल को प्रस्तुत किया गया है, जिसका मतलब क्या है कि मंगलकारी होगा, ठीक है, आवश्यक होगा, नवोन्मेषी होगा, आध्यात्मिक होगा इसका मतलब, और एस फोर क्या है सांस्कृतिक और शिक्षा क्या है गतिविधियां। तो ये मानस है आपका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपका। तो ये क्या आते हैं इसमें क्या आते हैं प्रवेश करने की बात की जा रही है कि ये क्या कहा जा रहा है कि ये नया परिवेश होगा, और क्या कहते हैं रणनीतिक इसके कहते हैं वास्तुकला की बात की जा रही है। इसके बाद ही इसका एक मूल मंत्र दिया है हमारे क्या कहते हैं माननीय वित्त मंत्री जी यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, तो वो सीएम भी हैं और साथ में वित्त मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि वित्त मंत्री का पद इस वक्त पे क्या है आपका खाली है। तो देखिए संतुलन क्या कहा उन्होंने मूल मंत्र में, संतुलन में क्या कहा गया है, तो एस फोर क्या है ये इसका मतलब है आपका समावेशी विकास, ए फोर क्या है आत्मनिर्भर, ठीक है, और एन फोर क्या है आपका नई सोच, और टी फोर क्या है आपका तीव्र विकास। ठीक है, कि तीव्र विकास होना चाहिए। फिर यू फिर क्या है उन्नत गांव और शहर। तो देखो ये पेपर में पूछा जाएगा है संतुलन की फुल फॉर्म क्या है, इसमें यू का मतलब क्या है, यू का मतलब उन्नत गांव एवं शहर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है एल का मतलब क्या है लोक सहभागिता, और ए फोर क्या है आर्थिक शक्ति, और एन फोर क्या है न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो ये बात की गई है किसके तहत, संतुलन के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक एक करके, ये क्या आते हैं कि मतलब एस फोर मतलब संतुलन को अगर हम पढ़ें तो उसमें एस मतलब क्या है समावेशी विकास था। तो समावेशी विकास का मतलब क्या होता है सबको साथ में लेकर क्या होता है विकास करना। तो सबको साथ में लेने का मतलब क्या है गरीब महिला बाल कल्याण सबके लिए काम करना होगा। तो देखिए सामाजिक सुरक्षा और एवं आवास के लिए क्या होता है पेंशन योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसके लिए इतना बजट अलोकेट किया गया है इस बार। ठीक है, और ईडब्ल्यू आवास अनुदान के लिए क्या कहते हैं आपका 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और इसके साथ ही पोषण एवं बाल विकास के लिए यानी कि सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 चलाया जाएगा, जिसके तहत 598.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और पीएम पोषण मिशन चलाया जाएगा, जिसके तहत क्या कहते हैं 149.45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और महालक्ष्मी किट एवं आंचल अमृत क्या कहते हैं योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत क्या कहते हैं 30 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है, और 15 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो देखो पेपर में पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण की, तो देखिए उस पे क्या कहते हैं आपका अटल आयुष्मान जो कार्ड आपका आता है उसके तहत क्या था 600 करोड़ रुपए का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है ना। और ई वॉइस क्या कहते हैं सुगन योजना, ईजा बोई सुगन योजना के तहत क्या कहते हैं 14.13 करोड़ रुपए क्या कहते हैं खर्च किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ए फॉर क्या है आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड कृषि, कहते हैं देखो आत्मनिर्भर की बात करना मतलब खुद की चीजें अपने आप से करना। ठीक है, तो कृषि में आत्मनिर्भर होना, उद्योग में और पर्यटन में आत्मनिर्भर होने की बात की गई है। तो इसके तहत कृषि एवं बागवानी में कितने रुपए खर्च किया है, मिशन एप्पल के तहत 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ट्राउट क्या होता है मछली होती है बेसिकली, ट्राउट प्रोत्साहन योजना पहले से चल रही है यहाँ पर। और कीवी और ड्रैगन फ्रूट योजना भी चल रही है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए गए हैं 39.90 करोड़ रुपए, और 30.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें एरोमेटिक जो प्लांट्स यानी एरोमेटिक गार्डन्स जो बनाने की बात की जा रही है, यानी सघन पौधा केंद्र का क्लस्टर बनाने की जो बात की जा रही है, तो वो एरोमेटिक गार्डन्स जो है जहाँ पे कहते हैं ऐसे सुगंधित फूलों को लगाया जाता है, तो वो गार्डन्स बनाने के लिए 24.75 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एमएसएमई यानी कि उद्योग और स्वरोजगार की अगर हम बात करें, उद्योगों के लिए क्या काम किया है, तो जो क्या आते हैं मीडियम एंड स्मॉल क्या आते हैं, जो एंटरप्राइजेस वाले यानी कि क्या आते हैं जो आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए जो स्वरोजगार योजना चलाई गई उसके तहत 75 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल नीति के तहत 25 करोड़ और स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए आपका 25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस बार की उत्तराखंड सरकार। और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म गतिविधियां चलाई जाएंगी, इसके तहत 18.5 करोड़ रुपए और गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा आपका हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक, ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद नई सोच की अगर हम बात करें तो शिक्षा में क्या खर्च करने वाली है सरकार, देखो इससे सवाल आ जाता है क्योंकि आप देखिए एजुकेशन से रिलेटेड तो आपसे हर एक चीज पूछी जा सकती है। तो देखो प्रौद्योगिकी एवं स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए राज्य क्या करने वाला है कि डेटा सेंटर्स को बढ़ाने वाला है, जिसमें 65 करोड़ रुपए खर्च करेगा वो। और आईटी की क्या है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बढ़ाएगा, जिसके तहत क्या है 47.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या है 30 करोड़ रुपए और एआई, ठीक है, और एवं साइबर सिक्योरिटी के लिए 11.50 और 15 करोड़ रुपए आपके खर्च किए जाएंगे। और शिक्षा और रिसर्च यानी कि एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में संस्कृति पाठशाला बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए और विद्यालय एवं क्या कहते हैं उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि विद्यालय शिक्षा के लिए भी 15 करोड़ और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए भी 15 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और ई ग्रंथालय और लैब ऑन व्हील्स के लिए क्या कहते हैं आपका 7 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए आपका क्या कहते हैं खर्च करने वाली है कौन, उत्तराखंड की गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना। और इसके साथ ही आपका क्या कहता है प्रशासनिक नवाचार के लिए यानी कि आपका यूसीसी के लिए आपका 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है क्या, उत्तराखंड की गवर्नमेंट। अब देखिए अगर हम बात करें टी एंड यू की यानी कि तीव्र विकास एवं उन्नत शहर गांव की अगर हम बात करें, तो देखो उन्नत क्या गांव के लिए आपका ग्रामीण विकास विभाग पूंजीगत मद के लिए 1642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और विकसित भारत क्या कहते हैं जी राम जी हेतु क्या कहते हैं जो अभी आपका बीबी जी राम जी जो स्कीम लाई गई है मनरेगा की जगह पर, उसके लिए क्या कहते हैं 705.25 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार खर्च करने वाली है। और वाइब्रेंट विलेज योजना जो चलाई जा रही है सीमांत गांवों के लिए, उसके लिए 40 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और पंचायती राज संस्थानों के लिए 1491 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है सरकार, ठीक है। इसके साथ ही देखिए उन्नत शहर और क्या कहते हैं उन्नत शहरों के लिए क्या करने वाली है, तो शहरी निकाय हेतु 1814 क्या कहते हैं करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और आवास विकास विभाग के लिए 130 करोड़ रुपए और नगर व्यवस्था के बढ़ाने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, ठीक। तो ये देखो ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है आपको पूरी डिटेल बताती है सरकार, है ना। तो ये सब चीजें क्या करनी है देखना है उसमें कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। आपको देखना है कि पंचायती राज पे कितना खर्चा हुआ है या शिक्षा पे कितना खर्चा हुआ है या फिर एआई पे, जो आपके मतलब की चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। तो अभी देखो लोक सहभागिता और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है, तो देखिए आपका जो क्या कहते हैं लोक सहभागिता के लिए एआई मिशन हेतु एसओपीवी का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है। और विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा चंपावत के अंदर, उसके लिए 10 करोड़ रुपए दे रही है सरकार, ठीक है। आईटीडीए का क्या कहते हैं, और आईटीडीए की तरफ से जो अनुदान, आईटीडीए को जो अनुदान दिया जाएगा वो कितना है आपका 25 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। और इसके साथ ही क्या कहते हैं आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए और इस क्या कहते हैं रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 350 करोड़ रुपए, ठीक है। ये रिस्पना नदी के पास में है, ठीक है। और टिहरी रिंग रोड परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है सरकार। अब अगर हम बात करें लास्ट, ठीक है, तो देखिए न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए सरकार क्या करने वाली है, तो देखो पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए पुलिस आवास का निर्माण करेगी 100 करोड़ रुपए लगाकर। और इंडिया रिजर्व वाहिनी यानी आईआरबी की स्थापना करेगी 10 करोड़ रुपए लगाकर। और स्टेट डिजास्टर डिफेंस फोर्स यानी एसडीआरएफ का, एसडीआरएफ के लिए क्या आता है 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें न्यायिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, तो जेलों का निर्माण किया जाएगा। भूमि के लिए जो क्या आते हैं रेंट दिया जाता है वो 25 करोड़ रुपए तक उसके लिए सरकार ने दिया है। और न्यायिक एवं विधिक अकादमी के लिए आपका 6.96 करोड़ रुपए। और क्या आता है रेप एंड पॉक्सो जो उसके तहत जो पैसे जाते हैं ट्रैक विशेष कोर्ट में जो जाते हैं पैसे, उसके लिए 3.42 करोड़ रुपए सरकार ने रिलीज किया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान डैशबोर्ड में क्या होता है आपका गरीब कल्याण एवं युवा, आपको पता ही है, ठीक है। तो देखिए गरीब कल्याण के लिए क्या था मानव सेवा के लिए अन्नपूर्ण योजना चलाई जाती है, जिसके लिए 1300 करोड़ रुपए है। और पीएम आवास योजना के लिए कितने 298 करोड़, शहरी के लिए 56 करोड़,
और तिलु रोतेली एवं बना पेंशन योजना के लिए आपका 167 करोड़ रुपए। और निर्धन परिवार के लिए रसोई का जो गैस अनुदान दिया जाता है फ्री में उज्ज्वला मिशन के तहत, ठीक है, तो उसके लिए कितना है, 43 करोड़ रुपीज आपका दिए जाएंगे। और युवा कल्याण के लिए देखिए, गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए 155 करोड़, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62 करोड़ रुपए, और पलायन के रोकथाम के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। तो पता ही है आपको, देखो पैसा तो आ रहा है, ठीक है, बस आपको क्या कहते हैं यहाँ पे दिखाई भी दे, वो भी बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें अन्नदाता की यानी किसानों के लिए क्या किया है, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 160 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान के लिए 42 करोड़, और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़, किसान पेंशन योजना के लिए कितना है, 12 करोड़ रुपए दे रही है। नंदा गौरव योजना के लिए देखो कितना है, 220 करोड़, ठीक है, मातृ वंदन योजना 47 करोड़, ठीक है, बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जो चंपावत में बनाया जाएगा वो उसके लिए है कितना, आपका 10 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पूंजीगत योजनाओं की कि कौन कौन सी पूंजीगत योजना जो भौतिक निर्माण जिनका होने वाला है, तो देखो, अगर हम बात करें लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए क्या कहते हैं, सरकार 2,501 करोड़ रुपए दे रही है जिसका निर्माण होने वाला है। पेयजल विभाग के लिए 1,000 क्या कहते हैं 827 करोड़ रुपए है, ऊर्जा विभाग के लिए 1,609 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी वालों को मिल रहा है, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के लिए 542 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 195 करोड़, और चिकित्सा शिक्षा के लिए 126 करोड़। और नगरीय एवं ग्रामीण अगर हम बात करें तो शहरी विकास के लिए 1,401 करोड़ रुपए, और ग्रामीण विकास के लिए 1,642 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है, ठीक है। अब भविष्य की ओर क्या क्या कदम उठाने वाली है सरकार, तो देखिए, धार्मिक और संस्कृति की अगर हम बात करें तो कुंभ मेले की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है सरकार, ठीक है, कि वो उसके लिए कुंभ मेला सही से हो सके तो 1,027 करोड़ रुपए देने वाली है, ठीक है। और स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाने वाली है 10 करोड़ रुपए लगाकर, और उत्तराखंड में भारत दर्शन के लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, ठीक है। और पर्यटन विकास की स्थापना के लिए 100 करोड़, और महक क्रांति के लिए 10 करोड़ रुपए, और विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 3 करोड़ रुपए। सुरक्षा एवं समाज के लिए कितना देगी, तो निर्भया फंड के तहत आपका 112 करोड़ रुपए, और रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए 19 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद शायद आई थिंक खत्म हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो देखिए, आर्थिक सेवाओं के लिए 31,000 करोड़ रुपए, सामाजिक सेवाओं के लिए 29,000 करोड़ रुपए, और सामाजिक सेवाओं के लिए ये सॉरी सेम ही हो गया, ठीक है। और सामान्य सेवाओं के लिए 19,350 करोड़ रुपए, ठीक है। और स्थानीय निकायों और के लिए अनुदान के लिए 3,000 करोड़ रुपए। तो ये बेसिकली एक चार्ट है आपका, आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके बजट में इतनी सारी चीजें पेश की जाती हैं। तो ये लगभग 1.5 घंटे का बजट था, तो 1 घंटा तो लेनी थी क्लास, ठीक है, अगर मैं इसे आपको और भी डिटेल में बताता सही से। मगर यह है कि आपको इसमें उतनी जानकारी मैंने दी है जितनी क्या कहते हैं उन्होंने पेश की है, कहाँ पर, मुख्यमंत्री जी ने आपका विधानसभा के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार बजट जरूर पढ़िए, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, प्रिपरेशन में क्या आते हैं इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, 1 साल तक ये बजट रहने वाला है। तो ये आपके हर एक एग्जाम में काम में आएगा जहां भी उत्तराखंड का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये 1 साल तक ये बजट तो चेंज नहीं होगा, और इसके साथ मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी कराया आपको, वो भी चेंज नहीं होगा 1 साल तक, ठीक है।